हाय एवरीवन। आज हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक प्लेन मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लेन मिरर बेसिकली एक थीन ग्लास प्लेट का बना होता है जिसमें कि इसका वन सरफेस को पॉलिश किया जाता है। तो दिस इज पॉलिश्ड पार्ट and this is reflecting surface. तो पॉलिश करने से क्या होता है, जो भी रे यहाँ पे आएगी वह अगेन रिफ्लेक्ट होके इस मीडियम में चली जाएगी। तो इस तरह से जो ये सेटअप होता है इसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं और इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इससे एक सिंबल बनाते हैं। मतलब ये एक प्लेन मिरर का सिंबल हो गया। इसे आगे आने वाले चैप्टर में हम इस तरह से यूज करेंगे। तो हम लोगों ने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके जो दो लॉ होते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो हम प्लेन मिरर के केस में उसका जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसे हम आगे देखते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो हम यहाँ पे देखेंगे सपोज दैट एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पे सपोज दैट एक पॉइंट पी पे इंसिडेंट कर रही है और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह नॉर्मल हो गया और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगी। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मिरर है इसे हम थीटा एंगल से रोटेट करेंगे और हम देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे है वह कितने एंगल से रोटेट कर रहा है। तो सपोज ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार ये एंगल भी फाई हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। इट मीन्स कि ये एंगल थीटा हो जाएगा और इसका जो नॉर्मल होगा ये भी थीटा से रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे एन डैश न्यू नॉर्मल और यहाँ पे इंसिडेंट फिक्स है, मतलब इंसिडेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो अगर ये नॉर्मल है तो नए नॉर्मल के केस में जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और जो इंसिडेंट एंगल टोटल एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो अगर ये इंसिडेंट एंगल थीटा प्लस फाई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा प्लस फाई होना चाहिए। इट मीन्स जो ये एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो हमें देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल रोटेट की है, मतलब मुझे आर और आर डैश के बीच जो एंगल होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है, तो जो ये एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा फाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा प्लस फाई है और ये एंगल फाई माइनस थीटा है, तो जो ये एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई माइनस थीटा। तो थीटा प्लस फाई माइनस फाई प्लस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। इट मीन्स अगर मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल से इन सेम डायरेक्शन रोटेट होगा। इट मीन्स
अगर हम प्लेन मिरर को क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम लिखें थीटा एम इक्वल टू थीटा आर अपॉन 2, और इसे लिख सकते हैं थीटा आर इक्वल टू 2 इंटू थीटा एम। इट मीन्स अगर हम मिरर को थीटा एम एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी इसके इससे जो थीटा एम के दुगना रोटेट होगा इन सेम डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इसका थ्योरी पार्ट था ये देखा हूँ। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे इस केस में क्या था, इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा था। हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें देखेंगे कितना उसमें रोटेशन हुआ है। तो सेकेंड केस में बेसिकली जो इंसिडेंट रे है उसे देखना है, उसको रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में क्या है, सपोज दैट ये प्लेन मिरर है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो इंसिडेंट रे है इसे मैं नॉर्मल की तरह फाई एंगल से रोटेट कर देता हूँ। ये न्यू इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई। अगेन इंसिडेंट एंगल हो जाएगा थीटा माइनस फाई, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा माइनस फाई होना चाहिए, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा माइनस फाई। अगर ये थीटा माइनस फाई है तो ये एंगल हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इंसिडेंट रे को फाई से रोटेट कर रहा हूँ टुवार्ड नॉर्मल, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी फाई से रोटेट हो रहा है टुवार्ड नॉर्मल। इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा आई होगा, थीटा आर के बराबर होगा और विथ माइनस साइन। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है इससे मैं अगर थीटा आई से रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे उसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस तरह से जो इसके बीच रिलेशन हो गया ये हम यहाँ से हम लोगों ने इसे देखा। तो अब हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, और न्यूमेरिकल के थ्रू जो भी कंसेप्ट होगा वहाँ और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करते हैं। मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, दिस एंगल 30 डिग्री and mirror is rotated by 20 degree clockwise and incident ray is rotated by 10 degree clockwise। तो हमें पता करना है जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वह कितने डिग्री से रोटेट करेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे थीटा यानी जो मिरर को रोटेट किया जा रहा है ये किया जा रहा है 20 डिग्री से, और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एंगल, यानी ये 20 डिग्री हो गया। इंसिडेंट जो रे है
इसे घुमाया जा रहा है +10 डिग्री से। तो हम जानते हैं जो नेट जो थीटा आर होगा ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा आर माइनस थीटा आई। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और ये पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अगर मिरर 20 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में और यह इंसिडेंट रे 10 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 30 डिग्री रोटेट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आप इस बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोला जा रहा है एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है और एक इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे 30 डिग्री पे मीट कर रही है, यानी इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज मिरर। तो इसमें बोला जा रहा है कि मिरर को हम कितने डिग्री से रोटेट करें ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हॉरिजॉन्टल बन जाए। तो पहले आप लोग इसको ट्राई करो, फिर मैं इसके सॉल्यूशन को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करें तो ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे हमको हॉरिजॉन्टल करना है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए दो वे है, या तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आ जाए या फिर रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला है पॉजिटिव एक्सिस के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम ले जाएं रिफ्लेक्टेड रे को। दूसरा हो जाएगा हम निगेटिव एक्स एक्सिस में ले जाएं रिफ्लेक्टेड रे को लिए, रिफ्लेक्टेड रे को। तो अगर हम इसे पॉजिटिव एक्सिस की ओर लेके जाएं तो हमें जो ये रिफ्लेक्टेड रे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा 60 डिग्री। इस वाले केस में मुझे +60 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। इस केस में अगर इधर लेके जाना है तो मुझे रोटेट करवाना पड़ेगा 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे जो इस केस में जो थीटा आई दिया हुआ है, थीटा आर दिया हुआ है यहाँ पे +60 डिग्री, एंड इस केस में दिया है थीटा आर इक्वल टू -120 डिग्री। तो हम जानते हैं जो थीटा आर होता है ये होता है 2 इंटू थीटा। तो थीटा हो जाएगा थीटा आर अपॉन 2। तो पहले केस में देखें थीटा 60 हो जाएगा, 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। और चूंकि ये पॉजिटिव साइन है इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर सेकेंड केस निकालें तो थीटा हो जाएगा थीटा आर अपॉन 2। तो थीटा आर दिया है -120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू -60 डिग्री, यानी 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अगर मुझे पॉजिटिव एक्सिस से लेके जाना है तो मिरर को 30 डिग्री घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अगर मुझे -x एक्सिस में लेके जाना है इस रिफ्लेक्टेड रे को तो मुझे घुमाना पड़ेगा मिरर को
60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इन बेसिक कंसेप्ट को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक प्लेन मिरर है और ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे एक वॉल है और ये थीटा एंगल है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो मिरर है इसको ओमेगा स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है जो पॉइंट है जो यहाँ पे इस वार पे मीट करेगा, इस स्टैंड पे इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा, यानी मुझे जो ये पॉइंट का जब ये ओमेगा से घूमेगा राइट डायरेक्शन में तो ये एंगल कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो ये पॉइंट है उसका हमें स्पीड निकालना है। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करो, इसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। और ये डिस्टेंस दे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये दे दिया हुआ है। तो इन डाटा का यूज करते हुए आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये थीटा एंगल है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी। तो वाई हो जाएगा डी टेन थीटा। अब मुझे इस पॉइंट का निकालना है स्पीड, तो मुझे यहाँ पे इसे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये स्पीड निकल जाएगा। ये हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जो रेट है डी थीटा अपॉन डी टी, ये है इस रिफ्लेक्टेड एंगल किस रेट से मतलब यहाँ पे रोटेट करेगा। तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो पॉइंट है इसका स्पीड आ जाएगा 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो हेडिंग लिखेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम प्लेन मिरर बनाते हैं। लेटेस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए होता है जो कि उस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 रे निकालेंगे। एक रे हम यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं और दूसरा रे थीटा एंगल पे निकाल रहे हैं सपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंसिडेंट जहाँ मीट करेगी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इमेज क्या होता है पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी और हमें उस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका मुझे पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगेन अगर यहाँ पे निकालें, यहाँ पे यूज करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को,
ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये कुछ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस केस में देखें तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है। इस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रे सेम पाथ को ट्रेस करती है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा सेम पाथ में कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिफ्लेक्टेड रे है वह कभी भी उसका रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसे एक्सटेंड करके वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखते हैं ये कहाँ पे मीट अपीयर टू मीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये जो पॉइंट होगा यह हो जाएगा इमेज का पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट। तो अगेन यह एक बेसिक तरीका था इमेज का पोजीशन पता करने का। तो हम इसे और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो हमारा जो ये एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लेटेस्ट ये पॉइंट P है और ये R है। तो यहाँ पे देखो ये इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल कॉमन है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये एंगल भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रायंगल PRO है ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PRI के। अगर PRO कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRI के तो यहाँ पे क्या होगा, जो OR है ये इक्वल टू हो जाएगा RI के। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से और जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एक मिरर का प्रॉपर्टीज होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of the image from mirror. So यह की बेसिक प्रॉपर्टी है मिरर के केस में कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से और जो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से दोनों हमेशा इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इस केस में देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो उस केस में जो इमेज बनता है वो रियल होता है। यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज होगा यह रियल होगा। तो इस तरह से हमने जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे निकालना होगा प्लेन इमेज केस में ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उस केस में हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज करेंगे, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो एक्सटेंडेड का क्या अर्थ है? एक्सटेंडेड मीन्स कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का
इमेज निकालना पड़ेगा और उसे ज्वाइन करके फाइनल जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमें निकल जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो लेटेस्ट एक प्लेन मिरर है, सपोर्टेड ऑब्जेक्ट है एक पी के शेप में। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो P है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जितने भी पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनाएंगे और सारे जो पॉइंट्स के उसको जोड़ के हम जोड़ देंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में देखें, ये पॉइंट का इमेज यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगा। तो लेटेस्ट ये पॉइंट ये है। अगेन अगर इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज कहीं यहाँ पे बनना चाहिए। अगेन इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा। अगेन इस पॉइंट को देखें, तो यही कहीं यहाँ बनेगा। तो अगर इस तरह से सारे पॉइंट को जोड़ दें तो हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये हो जाएगा इमेज। तो यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इट मीन्स कि जो यहाँ पे पीस है ये सेम साइज का होगा। इट मीन्स जो इसके डायमेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टीज है, इमेज विल बी इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पार्ट अगर इस लाइन के ऊपर है तो ये जो इमेज है वो भी इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो ये इरेक्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि इस वाले अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये राइट साइड में है और यहाँ पे देखें तो यह लेफ्ट साइड में आ गया। इट मीन जो राइट साइड का पार्ट है वह लेफ्ट साइड आ गया और जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड चला गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो यह दोनों एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कि जो इमेज होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा और वह लेटरली इन्वर्टेड होगा और जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा साइज ऑफ द इमेज के बराबर होगा। तो अब हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से और जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से दोनों बराबर होता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है और यह मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस केस में हमें इमेज का पोजीशन निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से वही इक्वल होता है इमेज का डिस्टेंस मिरर से। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देखो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा।
तो एनी एंगल ये डिस्टेंस हो सकता है। तो हमें लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन इस पॉइंट से मिरर पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये लेंथ कितना होता है। तो इस केस में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर है, इमेज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मिरर से वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर। तो जो पॉइंट आएगा 5 सेंटीमीटर पे, यह हमारे इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह इक्वल रहेगा इमेज का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यह एक सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो इस केस में क्या था, मुझे सिंपल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। कई बार क्या होगा कि वो लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं देंगे, मतलब इनडायरेक्ट वे में देंगे। तो उस केस में कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो देखते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ये वाला, मतलब ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये एंगल है सपोज एट 30 डिग्री। तो इस केस में हमें निकालना है इमेज का पोजीशन। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है, ये हमें दिया है 30 डिग्री एंगल पे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन जब इमेज का पोजीशन निकालना आता है तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स कि हम यहाँ पे इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पहले और देखेंगे ये लेंथ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये 10 है, तो ये लेंथ हो जाएगा 10 sin 30। सपोज ये पॉइंट P है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 sin 30। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया इस ऑब्जेक्ट का मिरर से। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आएगा, ये हमारे इमेज का पोजीशन आ जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आगे कुछ हम और भी अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज एक मिरर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। और इसका जो इस वाले कॉर्नर से जो लेंथ है ये दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो हमें इस केस में इमेज का पोजीशन निकालना है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो जो मिरर है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस केस में देखो इसके सामने में कोई मिरर नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई मिरर नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम मिरर को आगे एक्सटेंड करते हैं।
आगे एक्सटेंड करने के बाद हम देखेंगे इसका इस वाले एक्सटेंडेड पार्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो अगर 10 है तो ये जो लेंथ हो जाएगा 10 sin 30 यानी 5 सेंटीमीटर। तो मुझे ये लेंथ पता चल गया। इमेज का पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम आगे और भी 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा यह इमेज का पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसे रे डायग्राम के थ्रू अगर इसका पोजीशन निकालना चाहे तो हम जानते हैं कि इमेज का पोजीशन रे डायग्राम के थ्रू निकालने के लिए हमें 2 रे चाहिए होता है। तो एक रे तो ये निकल गया, और दूसरा रे सपोर्टेड यहां से ले रहे हो। तो इसको आगे एक्सटेंड करने पे देखोगे ये कहाँ इस पॉइंट पे मीट कर जाएगा। तो इस तरह से रे डायग्राम के थ्रू आप दिखा सकते हो कि इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, और आप इस सिंपल मेथड का यूज करके आप इमेज का पोजीशन आप निकाल सकते हो। तो आगे चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक मिरर है जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट ओ पे रखा हुआ है और ये ओरिजिन से 2 यूनिट पे रखा हुआ है। तो अब हम मुझे इस केस में जो ये ऑब्जेक्ट है इसके इमेज का पोजीशन निकालना है। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करो, उसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। तो इस केस में देखो हम जानते हैं इमेज का पोजीशन निकालने के लिए हम इस पॉइंट से इस वाले मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि यह कितने लेंथ का है। तो इस केस में देखें सपोज यह लेंथ d है, तो जो इमेज है वो भी d लेंथ का होना चाहिए इस पॉइंट से। तो अगेन इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं अप टू d लेंथ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अगर ये 90 है तो अगेन ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो लेटेस्ट ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज R। तो आप देखोगे ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OQR के, क्योंकि यहाँ पे ये D लेंथ है, ये भी D लेंथ है, ये दोनों एंगल सेम है और यहाँ पे ये साइड कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, और ये साइड 2 है तो ये साइड 2 यूनिट का होना चाहिए। तो आप देखोगे जो ये लाइन है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके इसमें जो पॉइंट P है इसका मुझे x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos 60, इट मीन्स 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 sin 60, 2 इंटू
√3/2। तो यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1, √3। तो इस तरह से आप जो बेसिक रूल आपने पढ़ा है उसको यूज करके आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आगे और भी अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे x एंड y एक्सिस है और एक मिरर जो कि x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा हुआ है, ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जो कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 यूनिट पे रखा हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन। इस केस में इमेज का पोजीशन निकालना है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन को बताता हूँ। तो इस केस में क्या है, हम क्या करते हैं, इस वाले क्योंकि यहाँ पे इसके सामने में मिरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इस ओर, और यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर। अगर ये लेंथ d है और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। लेटस इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं d लेंथ तक। लेटस ये यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो अगेन ये लेंथ d है, ये लेंथ d है, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये भी 90, मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो कि मैंने पीछे वाला एग्जांपल में देखा था। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इट मींस क्या कि ये 45 है तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 90 हो जाएगा। इट मींस कि जो ये लाइन है कहीं इस वाले एक्सिस पे लाई करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से 90 का बना रहा है तो ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इट मींस कि ये जो लेंथ है कहीं यहाँ पे जाएगा वाई एक्सिस पे। तो हम जानते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये 2 यूनिट का है तो ये भी, ये लेंथ भी 2 यूनिट का होना चाहिए। अगर ये 2 है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2। तो इस तरह से अगेन ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, जो कि आप आराम से जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक मिरर है जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। तो इस केस में जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसके इमेज को निकालना है, ए बी ऑब्जेक्ट के इमेज के पोजीशन को निकालना है। तो आप लोग इसे ट्राई करो, फिर मैं इसे बनाता हूँ। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं,
तो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये अगेन 45 हो जाएगा। और पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का निकालेंगे और इस पॉइंट का निकालेंगे, इमेज क्या बनेगा, उसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो वही मेरा फाइनल इमेज आएगा। हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं, तो पहले वाला एग्जांपल में मैंने देखा था, अगर ये 45 है तो इसका जो इमेज बनेगा ये भी कहीं 45 डिग्री के एंगल बनेगा यहाँ से। इट मीन्स सपोज यह 2 यूनिट का है, तो इसका इमेज भी कहीं यहाँ पे 2 यूनिट पे बनेगा। और लेटेस्ट ये 5 सेंटीमीटर है ये लेंथ, तो इसका जो ए का इमेज होगा, जो ए का इमेज होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जिसे हम एडेस मान रहे हैं। और जो बी का इमेज होगा, तो बी भी इस वाले वाई एक्सिस पे लाई करना चाहे, तो बी का जो इमेज होगा ये भी कहीं इसे हम बी डैश मान रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इसे जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे इमेज का पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टिव केस में इमेज का पोजीशन निकाल सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे सिंपली आप जो इसका एंड है इसका निकालो और दूसरा एंड का निकालो और दोनों को ज्वाइन कर दो, तो यहाँ से आपको इमेज का पोजीशन आ जाएगा इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ द व्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फील्ड ऑफ व्यू। सो फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली वो रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज देखोगे, इसका इमेज निकालें, तो ये मिरर यहाँ से यहीं तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है। लेटर से 5 सेंटीमीटर है, इसे और एक्सटेंड करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे इमेज का पोजीशन आ जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली वो रीजन है जहां से जो ऑब्जर्वर इस मिरर में बेसिकली इस वाले इमेज को देख रहा है। तो इसका जो निकालने का तरीका होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर का दो एंड है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट है इस वाले नीचे वाले एंड पे फॉल किया है, और इसका हम निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सपोज रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आया, अगेन इसको ज्वाइन करेंगे अपर वाले एंड से, और अगेन इसका निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में क्या है, ये जो रीजन आ गया ये वाला, इसे कहते हैं फील्ड ऑफ द व्यू। इट मींस अगर कोई ऑब्जर्वर इस रीजन में प्रेजेंट होगा
तो इसे ये वाला इमेज दिखाई देगा। अगर ये कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑब्जर्वर, तो यह जो इसका जो इमेज बन रहा है यह इसको नहीं देख सकेगा। तो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू वह रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वर इमेज को देख सकता है। तो यहाँ पे जो निकालने का तरीका है, एक तो है कि ऑब्जेक्ट से आप जो नीचे वाला कॉर्नर है वहां से रे लेके जाओ और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो निकालो, और अगेन इस पॉइंट से दूसरे एंड पे ले जाओ रे को, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको निकालो। तो जो रीजन आ जाएगा वो हमारा फील्ड ऑफ द व्यू हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इमेज दिया है तो इमेज से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लोअर वाले एंड से होते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस ऑब्जेक्ट जो इमेज का पॉइंट है यहाँ से दूसरे वाले एंड से। तो जो रीजन आ जाएगा वो हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू निकालने का दो तरीका है, एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक इमेज के थ्रू। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो आगे ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं कैसे फील्ड ऑफ द व्यू निकालना होता है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में निकालते हैं फील्ड ऑफ व्यू। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें इस जो ऑब्जेक्ट है इसके फील्ड ऑफ व्यू को निकालना है। इट मीन्स इसके इमेज की बात करें, अगर ये डी डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी डी डिस्टेंस पे होगा। इट मीन्स ये कहाँ पे ऐसे करके होगा। तो हमें निकालना है इसका फील्ड ऑफ द व्यू। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लोअर एंड है, इसका अपर एंड है। अगर जो ऑब्जर्वर है इसके लोअर एंड को देख सके एक साथ और इसके अपर एंड को देख सके, तो वो जो रीजन आएगा वो बेसिकली फील्ड ऑफ द व्यू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो लोअर पॉइंट है इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, और जो अपर पॉइंट है इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब जो कॉमन रीजन होगा, वह बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। मतलब वहां से कोई पर्सन इसके जो बॉटम से लेके अब तक एक साथ देख सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं अपर एंड को जाते हुए, दूसरा ड्रॉ करते हैं लोअर एंड को जाते हुए, और इसका निकालते हैं रिफ्लेक्टेड है। उसी तरह से अपर एंड को निकालेंगे। तो ये रीजन जो निकला है, इस वाले रीजन में बेसिकली ऑब्जर्वर जो है ना नीचे वाले पॉइंट को देखता है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है सबसे बॉटम वाला, इस रीजन में देख सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे अपर रीजन का क्या, अब जो अपर पॉइंट है इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। इसके लिए अगेन फर्दर लोअर रीजन निकालेंगे इसका। इसको अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है ये लोअर रीजन के लिए दिया हुआ है। लोअर
जो सॉलिड लाइन है ये बॉटम बॉटम वाले के लिए है, और जो अपर जो डॉटेड लाइन है ये टॉप पॉइंट के लिए कॉमन रीजन, मतलब फील्ड ऑफ द व्यू। तो इस केस में देखो, अगर मैं इस रीजन में जाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर जो बॉटम वाले रीजन को देख सकेगा लेकिन यहाँ पे टॉप को नहीं देख सक पाएगा। इस रीजन में देखें, यहाँ पे टॉप को देख लेगा लेकिन बॉटम वाले को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्वर को जो पूरा ऑब्जेक्ट है पूरे को देखना है, तो हमें उस रीजन में जाना पड़ेगा जहाँ पे इसको बॉटम को भी देख सके और टॉप को भी देख सके, टॉप वाले पोर्शन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस दोनों रीजन का कॉमन रीजन होगा वो देखेंगे। कॉमन रीजन की बात करें तो जो ये रीजन आ रहा है यहाँ पे, ये इसका कॉमन रीजन है। तो ऑब्जर्वर अगर इस वाले रीजन में प्रेजेंट होगा तो इस केस में जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को ये देख पाएगा। अदरवाइज इस वाले रीजन में या इस साइड कहीं जाके वो नहीं देख सकता है पूरे इमेज को। तो हमने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में कैसे फील्ड ऑफ द रीजन निकालना है। अगेन यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रे निकाला, उसके हिसाब से मैंने फील्ड ऑफ द रीजन निकाला। अगेन आप अगर आपको इमेज दिया हुआ है, इस केस में क्या कर सकते हो, इसका जो अपर पॉइंट है उससे टॉप और बॉटम को निकाल के आप इस टॉप वाले पॉइंट को निकाल सकते हो। अगेन बॉटम के रिस्पेक्ट में देख लो कौन सा, मतलब बॉटम से अपर पॉइंट को निकाल के एक लाइन खींचो और नीचे वाला पॉइंट से एक लाइन खींचो, तो ये बॉटम के लिए फील्ड ऑफ द व्यू हो जाएगा। और दोनों का कॉमन निकाल लो तो वहां से आपका जो है कॉमन रीजन आपको आ जाएगा, जहां से आप दोनों ही मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिक चीजों को ध्यान में रखें, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं उसके इमेज के पोजीशन को पता कर सकते हो या फिर फील्ड ऑफ द व्यू निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। सपोज एक मिरर है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और जो मिरर का जो लोअर एंड है ये इस वाले लाइन से बना रहा है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। लेटेस्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पाथ है जो कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन से अगेन 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस पाथ में, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो बताना है कि ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस तक इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकेगा। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमें निकालना है ये ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस तक देखेगा हमें, और इसे निकालने के लिए क्या है, हमें फील्ड ऑफ व्यू का जो कंसेप्ट है उसे यूज करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या होगा। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो इसका जो मिरर का बॉटम वाला पॉइंट है इससे हम एक रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे। तो ये यहाँ पे कहीं आ रहा है। अगेन इस ऑब्जेक्ट से जो अपर पॉइंट है से एक रिफ्लेक्टेड निकालेंगे। तो इस केस में देखें ये वाला फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, ये रीजन।
इट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर अगर यहाँ से इस रीजन में प्रेजेंट होगा, उस केस में जो है यह दोनों को देख सकता है, मतलब इसके मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है इसके इमेज को देख सकता है। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये हो जाएगा इमेज का पोजीशन। तो ये इमेज का पोजीशन हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये R है, ये S T U, ये डिस्टेंस मानते हैं X, ये मानते हैं Y, और ये Z। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये लेंथ है ये पता करना है, क्योंकि इस रीजन में जो है ऑब्जर्वर इमेज को देख सकेगा। तो हम क्या करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स जो ट्रायंगल टी एस आई होगा ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर आई के। इट मीन्स कि यहाँ पे जो क्यू आर अपॉन एक्स होगा ये इक्वल होगा आर आई अपॉन एस आई के। तो क्यू आर देखें, ये 2 अपॉन एक्स इक्वल टू ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये अगेन 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे। 2 अपॉन एस आई देखें तो ये हो जाएगा 6, यानी एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे ये एसआई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एक्स हो गया ये आएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगेन इस वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस केस में देखें जो ट्रायंगल वी एस आई है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी आर आई के। तो इस केस में जो ये लेंथ है कंप्लीटली जेड अपॉन पी आर ये इक्वल होगा एस आई अपॉन आर आई के। तो जेड अपॉन पी आर लेंथ हो जाएगा क्या, पी आर कहाँ पे है 2 एस आई हो गया 6 अपॉन आर आई। तो यहाँ पे जो जेड आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 6 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 3। इट मीन्स जो y हो जाएगा y इजकल टू जेड माइनस एक्स इजकल टू 6 माइनस 3 इजकल टू 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ऑब्जर्वर है उसको अप टू 3 सेंटीमीटर इमेज है वो उसे दिखाई पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज बाय टू प्लेन मिरर इसको डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इमेज बाय टू प्लेन मिरर्स। तो इसमें बेसिकली दो केस बनते हैं जहाँ पे दो मिरर को पैरेलल रखा जाएगा और दूसरे केस में दो मिरर को एक दूसरे के इंक्लाइंड होगा। तो हम पहले पहला केस देखते हैं, मिरर आर पैरेलल।
मिरर आर केप्ट पैरेलल। तो इस केस में देखेंगे, लेटस दो मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग साइड एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ। सपोज ये मिरर M1 है और यह मिरर M2 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कि मिरर M1 से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और M2 से डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और दो मिरर के बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली इस केस में जो ऑब्जेक्ट है हमें पता करना है कि इसका जो इमेज बनेगा दोनों मिरर पे कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, और हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनने वाला है तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगा वो भी क्योंकि यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे है तो ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब यहाँ पे अगर लिखें M1 और M2 तो जो पहला इमेज बनेगा M1 से बनेगा 2 सेंटीमीटर पे। अगेन जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वाले मिरर पे फॉल करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बना इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इस केस में देखें, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है। इट मीन जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 10 + 2 12 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 है तो इमेज भी यहाँ से 12 सेंटीमीटर का बनेगा। तो अगेन इसको हम इसका रिफ्लेक्टेड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पहला इमेज बना M1 मिरर से 2 सेंटीमीटर बना और जो इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ इसके कारण जो M2 पे इमेज बना यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बना। इट मीन्स यहाँ पे 2 था और इसमें 10 ऐड कर दिया गया। मतलब यहाँ पे अगर इसमें 10 ऐड कर दें +10 जो कि दो मिरर के बीच डिस्टेंस है तो M2 के इधर जो बनेगा कितने डिस्टेंस पे वो मुझे निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 10 + 2 कर दें तो ये जाएगा 12। इट मीन्स जो इसका इमेज था M1 पे 2 पे बना और फिर ये वाला जो इमेज था इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जो कि 2 + 10 इस वाले मिरर से 12 सेंटीमीटर बनेगा। अगेन इस केस में देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे है तो इस केस में जो पहला इमेज बनेगा इस साइड में ये बनेगा 8 पे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे कहीं 8 सेंटीमीटर बनेगा पहला इमेज जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से आएगा। तो यहाँ पे 8 बना। अगेन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट कर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ये जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से 8 बना है तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 10 18 हो जाएगा। तो दूसरा इमेज बनेगा यहाँ से 8 + 10 पे बनेगा। मतलब ये 8 है +10 कर दें तो ये बनेगा 18 पे।
इट मीन्स जो पहला इस वाले ऑब्जेक्ट का जगह पहला 8 पे बना, फिर अगेन इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो 8 + 10 इस साइड में बनेगा 18 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ मैंने 10 ऐड कर दिया। तो बेसिकली ऐसा ये बार बार रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे 2 में 10 ऐड किए, तो ये जो इमेज बना इसका जो फिर बनेगा इस वाले पे इमेज, ये बनेगा 12 सेंटीमीटर पे। अगेन इसमें 10 ऐड कर देंगे +10, तो जो नेक्स्ट इमेज बनेगा उसका पोजीशन निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेंगे ये बनेंगे इन्फिनिटी, मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो इस तरह से आप इन बेसिक रूल को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से जो अलग अलग इमेज बनेगा वो आप निकाल सकते हो। तो हम इस पे एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और आप बेसिक जो रूल होता है उसको ध्यान में रख के आप आसानी से इसे बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं 2 मिरर है, इसके बीच जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे और मिरर टूट से रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। तो हमें इस केस में जो अलग अलग डिस्टेंस पे इमेज बनने वाला है तो उसमें मुझे वो निकालना है कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो हम अगेन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे M1 लिखेंगे और यहाँ पे M2। तो ये 5 पे है, तो इसमें जो पहला इमेज बनेगा M1 के लिए ये बनेगा 5 पे बनेगा। इस वाले में देखें ये 15 पे है, तो इसमें जो पहला इमेज बनेगा ये बनेगा 15 सेंटीमीटर पे और इसके बीच डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो अगेन जो नेक्स्ट इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में +20 ऐड कर देंगे, यानी 5 + 20 यानी ये बनेगा 25 सेंटीमीटर पे और ये बनेगा 35 सेंटीमीटर पे। अगेन नेक्स्ट इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, +20 ऐड कर देंगे, तो इसमें जो अगला इमेज बनेगा ये बनेगा 45 सेंटीमीटर पे, ये बनेगा 45 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से आगे आप +20 ऐड करके जो कि दो मिरर के बीच का डिस्टेंस है आप अप टू कितने भी लेवल तक आप निकाल देते हो, मतलब इमेज का पोजीशन। तो इस तरह से आप आसानी से इस बेसिक रूल को ध्यान में रख के जितने भी पोजीशन तक इमेज निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हो। तो अभी मैंने पहला केस देखा था जिसमें कि मिरर को मैंने पैरेलल रखा था। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, इमेज को किसी एंगल पे इंक्लाइन करूंगा। तो सेकेंड वाले केस में क्या होगा, मिरर आर केप्ट इंक्लाइन। तो लेटेस्ट एक मिरर है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर 1, दिस इज मिरर 2। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वाले पॉइंट से तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इस लाइन से बना रहा है अल्फा एंगल और इस वाले मिरर से बना रहा है बीटा एंगल। तो हमें इसमें देखना है कि जो M1 और M2 पे जो इमेज बनेगा
वो किस एंगुलर पोजीशन पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज निकालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा इमेज जो फर्स्ट इमेज होगा उसका पोजीशन आ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आप देखो जो ये ट्रायंगल होता है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसा कि मैंने पिछले 5-6 क्वेश्चन में ऐसा देखा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इट मीन्स कि जो ये लेंथ है और ये लेंथ होगा बराबर हो जाएगा, मतलब ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। और जो ये एंगल है ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूं M1 और M2, तो यहाँ पे जो पहला इमेज बन रहा है ये बन रहा है मिरर 1 से अल्फा एंगल पे। और मैं इस वाले मिरर के लिए देखूं तो अगेन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ये लेंथ होगा इसका इमेज भी उतना ही लेंथ में बनेगा आगे की ओर। अगेन हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो ये वाला ट्रायंगल होता है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। इट मीन्स कि जो ये लेंथ है इस लेंथ के बराबर होगा। और चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये बीटा एंगल है तो ये भी बीटा हो जाएगा। इट मीन्स जो M2 में जो पहला इमेज बनेगा ये बनेगा बीटा एंगल पे। तो आप देखो कि यहाँ पे ये लाइन ये साइड सेम है, ये साइड सेम है और ये साइड सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी इमेज बनेंगे वो इस वाले पोजीशन से सेम डिस्टेंस पे है। और हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो तो एक सर्किल बनाता है। तो बेसिकली इस तरह से जो भी इमेज बनेंगे या एक सर्कुलर पाथ में होंगे, मतलब सर्किल में बनाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे पहला इमेज बना, फिर अगेन जो ये ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर के लिए ये जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अगेन जो इसमें जो अगला इमेज बनेगा ये कुछ यहाँ पे बनेगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सपोज इसको I1 मानते हैं। तो M2 में जो इमेज बनेगा ये कुछ यहाँ पे बनेगा। और इसके एंगुलर पोजीशन की बात करें तो ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है। इट मीन्स ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है। इट मीन्स जो ये एंगल होगा यहाँ पे अल्फा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे जो ये वाला M2 से एंगल है वो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला इमेज है इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ यहाँ पे बनेगा। और इसका जो एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे अगेन इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगेन नेक्स्ट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि मिरर एंगल है, दो मिरर के बीच का एंगल है उसे ऐड कर देंगे। तो जो नेक्स्ट पोजीशन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक ये एंगल 180 से कम रहता है। तो इस तरह से
M1 और M2 मिरर पे किस किस एंगल पे इमेज बनेगा, वो इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लें हमारे पास दो मिरर है, और ये रखा हुआ है 72 डिग्री पे, यानी दो मिरर के बीच जो एंगल है वो है 72 डिग्री, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेटेस्ट ये बना रहा है 40 डिग्री का कोण, और यहाँ से बना रहा है 32 डिग्री का एंगल। तो हमें जो जितने भी इमेज बनेंगे वो मुझे निकालना है, और किस किस एंगल में बनेंगे यही पता करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं M2 M1। तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है, तो इसमें जो पहला एंगल बनेगा ये बनेगा 40 डिग्री पे। M1 में देखें, इसमें जो पहला एंगल बनेगा ये बनेगा 32 डिग्री पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो मिरर का एंगल है वो मुझे ऐड कर देना है, यानी प्लस 72 करना है इस वाले में और इस वाले में। इस वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 112 डिग्री, इस वाले में जोड़ोगे ये हो जाएगा 104 डिग्री। अगेन अगला इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन इसमें जो मिरर का बीच का एंगल है उसको ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 176 डिग्री, और ये हो जाएगा 184 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो यह ग्रेटर देन 180 है, तो ये वाला कैंसिल कर देंगे, और इसके आगे ऐड करने पे क्या होगा, हमेशा 180 के ज़्यादा आ जाएगा, तो हम आगे को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो पहला इमेज, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेंगे ये बनेंगे 5, और ये किस एंगल पे बनेंगे ये भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिक रूल का अप्लाई करके आसानी से जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगे उससे आप निकाल सकते हो। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल लिया था 72 डिग्री। अब क्या करते हैं, एंगल को लेते हैं 90 डिग्री। दो मिरर है, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो जो M1 है और M2 है, तो M1 में जो पहला इमेज बनेगा वो बनेगा 60 पे, और M2 में जो पहला इमेज बनेगा वो बनेगा 30 पे। तो नेक्स्ट इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिरर के बीच का एंगल होगा वो ऐड कर देना है, प्लस 90, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। अगेन इसमें प्लस 90 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला दोनों 180 से ज्यादा हो गया, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 101 बना, एक बन रहा है 120 पे, एक बन रहा है 150 पे। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनना चाहिए 4 बनना चाहिए, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक इमेज कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन इमेज पता करने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाला इमेज बन रहा है उसका एंगल जोड़ते हैं, 120 प्लस 150 प्लस
मिरर का एंगल लेके 90 हो रहा है, तो इसको जब जोड़ोगे ये बनेगा 360 डिग्री। तो जब कभी ऐसा केस बने जो लास्ट वाला एंगल है प्लस जो मिरर का एंगल है, तीनों को जोड़ने पे अगर 360 बन रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक इमेज कॉमन होता है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें एक घटा देते हैं। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेंगे वो बनेंगे 3, मतलब एक मुझे घटाना है अगर इस तरह का कहीं पे केस बन रहा होता है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक भी होते हैं, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इमेज। तो चलिए कुछ रूल देखते हैं जिसको फॉलो करते हुए आप आसानी से नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें लेटेस्ट थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन द मिरर, यानी दो मिरर जो किसी एंगल पे इंक्लाइन है उसके बीच का जो एंगल है उसे हम लोग यहाँ पे थीटा मान रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला केस, सपोज 360 अपॉन थीटा इवन आता है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1। सेकेंड केस, सपोज दैट 360 अपॉन थीटा ये कोई और नंबर आता है। तो इसमें दो केस बनेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, सपोज ये थीटा एंगल है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी ऑब्जेक्ट इस वाले थीटा, मतलब ऑब्जेक्ट इट एट एंगल बाइसेक्टर मीन्स कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा n-1। अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, उस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा n। तो इस केस में अगर इवन रहे तो उसमें हमको 1 घटाना है, अगर ऑड रहे और ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो वहां पे 1 घटाना है, अदरवाइज n हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। तो अभी मैंने क्या था, जो अभी नंबर आ रहे थे या तो ऑड आ रहे थे या तो इवन आ रहे थे। मान लेते हैं कि 360 को डिवाइड करने से ये इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो बेसिक रूल पढ़ा था पहले उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई बेसिक रूल। तो अभी जो मैंने पहले कुछ क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे मिरर एंगल को ऐड करके, तो हम उस बेसिक रूल को अप्लाई करके यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है और यह दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है। इस केस में निकालना है नंबर ऑफ इमेज। तो हम क्या करेंगे,
360 अपन 60 करेंगे, ये आ जाएगा 6। ये इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में जानते हैं हम उसमें एक घटाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक इमेज कॉमन हो जाता है, तो ये नंबर इमेज हो जाएगा 5। हाय एवरीवन, आज हम लोग प्लेन मिरर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका एक सब टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन मिरर। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया रहेगा और इमेज का वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें पहले हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल के जो अलग अलग कंडीशन होंगे उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन लेंगे इस मिरर के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक्स, वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सपोज ये पॉइंट P है जो कि एक मिरर का पॉइंट है। इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जूम कर रहे हैं एक्स एक्सिस। और y एक्सिस पैरेलल टू द मिरर एंड z एक्सिस अगेन पैरेलल टू द मिरर। और इस प्लेन की बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा। इट मींस x एक्सिस इस डायरेक्शन में, y एक्सिस इस डायरेक्शन में और z एक्सिस इस जो बोर्ड है हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखें x एक्सिस इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और y और z एक्सिस इस मिरर के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो इसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट है उसका ऑब्जेक्ट का हम लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया और इमेज का पोजीशन कुछ इस साइड आएगा। ये इमेज हो गया। अगेन हम इमेज का लिखते हैं कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, जो ये x, y और z कोऑर्डिनेट हुआ और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच रिलेशन को हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग मिरर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे लिखें बाय मिरर प्रॉपर्टी, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को देखोगे, सपोज दैट ये x कोऑर्डिनेट -3 है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा +3 हो जाएगा क्योंकि यह इस मिरर के परपेंडिकुलर, मतलब x एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इसका निगेटिव साइन के साथ आएगा इसका इमेज। सपोज दैट ये -2 है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इमेज का वो हो जाएगा +2। तो x कोऑर्डिनेट के टर्म में जो रिलेशन आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। y की बात करें, सपोज ये y कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ पे देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि ये हाइट को, सपोज दैट यहाँ पे एक लाइन की ड्रॉ करते हैं तो ये हाइट को उठाएगा। तो अगेन ये वाला हाइट अगर पॉजिटिव है तो इधर भी हमारा पॉजिटिव आने वाला है। तो उस तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। इसके कोऑर्डिनेट के टर्म में।
और चूंकि हमें तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां से मुझे वेलोसिटी के टर्म में रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो तीन इक्वेशन आया था उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या था, पोजीशन था। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी का टर्म में रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विथ माइनस साइन। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के लिए, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फॉर वाई एंड जेड एक्सिस निकालें वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें वेलोसिटी के टर्म में जो रिलेशन आएगा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, वो हमें यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी आया है यह मिरर के रिस्पेक्ट में आया है, हम इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एक्स एक्सिस देखते हैं पहले हम। तो एक्स एक्सिस के लिए रिलेशन आया था वेलोसिटी ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखें, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसे और हम सिंप्लीफाई करें, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्स 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 अलोंग एक्स एक्सिस जो रिलेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पे जो भी वेलोसिटी दिया है ये सारा अलोंग एक्स एक्सिस के है। अगेन फॉर वाई और जेड एक्सिस हम इसके रिलेशन को देखते हैं। फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इसके अलावा हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये रिलेशन दोनों ही केस में सेम आया था। तो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग भी ये सेम रिलेशन आएगा। तो हमने इसका जो थ्योरी पार्ट है इसे हम लोगों ने देखा है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। सपोज ये मिरर है और मिरर का
वेलोसिटी 0 है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है एक जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मुझे निकालना है इमेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखें जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का एक मतलब वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है अलोंग एक्स के डायरेक्शन ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई और जेड डायरेक्शन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स के एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो हम पहले एक्स एक्सिस के लिए देखते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे देखें 2 इंटू मिरर का वेलोसिटी 0 माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन 5। तो यहाँ जो इमेज का वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखो y और z के डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग y डायरेक्शन ये अगेन 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग z डायरेक्शन ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज है उसका सिर्फ एक्स के अलावा वेलोसिटी होगा, मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आसानी से जो इमेज का वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो। अगेन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक मिरर है और इसका स्पीड है, मिरर का स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट सपोर्टेड निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे मुझे निकालना है इमेज का वेलोसिटी। तो अगेन अगर यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस ये है -5 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी अलोंग वाई और जेड एक्सिस है ये है 0। अगेन हम पहले एक्स एक्सिस के लिए देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है -5। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी जो इमेज है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। अगेन यहाँ पे y और z के अलावा जो वेलोसिटी होगा ये यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, तो इमेज का वेलोसिटी भी
यहाँ पे y और z के अलावा 0 होगा। तो इस तरह से अगर मिरर यहाँ पे मूव कर रहा है तो हमने देखा कैसे हमें इसको मतलब बनाना है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से मूव कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट मिरर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट ई डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है 37 डिग्री का एंगल। तो हमें यहाँ निकालना है इमेज का वेलोसिटी। तो अगेन जो ऑब्जेक्ट है इसका हम एक्स वाई और जेड के अलावा जो वेलोसिटी है वो पहले निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलाउंग एक्स एक्सिस हो जाएगा 5 cos 37 हो जाएगा आपका 4/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 37, 5 इंटू 3/5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग जेड एक्सिस निकालते हैं, ये हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्ट का तीनों एक्सिस के अलावा हमने वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 4x एक्सिस वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये सारा वेलोसिटी हमें अलोंग एक्स एक्सिस लेना है। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मिरर हो गया यहाँ पे 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा अलोंग एक्स के डायरेक्शन। तो एक्स के अलावा जो वेलोसिटी आएगा ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वाई और जेड के अलावा वेलोसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें यहाँ पे इमेज का वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे चूंकि जेड के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ पे इमेज का वेलोसिटी भी अलोंग जेड डायरेक्शन ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इमेज जाएगा कुछ टू मीटर से पर सेकेंड एक्स के अलाउंग एंड वाई के अलाउंग 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेक्टर सम आ जाएगा ये कुछ ही डायरेक्शन में इसका नेट होगा, वी नेट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे मिरर के केस में जो इमेज का वेलोसिटी हमें निकालना होता है वो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करेंगे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।